असम सरकार के फैसलों को लेकर के विपक्ष और INDIA गठबंधन के नेता मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर हमलावर हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने तंज किया। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि असम के मुख्यमंत्री सस्ती लोकप्रियता हासिल करने एवं योगी का चाइनीज वर्जन बनने के प्रयास में जानबूझकर मुसलमानों को परेशान करने वाले कृत्य कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने नफरत फैलाने, मोदी शाह का ध्यान आकृष्ट करने एवं समाज में ध्रुवीकरण करने के लिए मुसलमान भाइयों को सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव के बयान पर निशाना साधा। बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने कहा कि ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव में सैम पित्रोदा की आत्मा घुस गई है। क्योंकि वो असम से आते हैं तो आपने उनको चाइनीज कह दिया। क्या तेजस्वी यादव में सैम पित्रोदा की आत्मा घुस गई? दरअसल असम विधानसभा ने ब्रिटिश काल की उस प्रथा को समाप्त कर दिया जिसके तहत जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था। देखिए, ये तो जो डिसीजन हुआ, उस डिसीजन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे। ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है, ये मैं लिया ऐसा नहीं है। असम विधानसभा में मुस्लिम विधायकों को जुम्मे की नमाज के लिए आखिरी बार 2 घंटे का ब्रेक शुक्रवार को मिला, लेकिन अब हिमंता सरकार ने जुम्मे की नमाज के लिए ब्रेक पर बैन लगा दिया, जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। विपक्ष ने हिमंता सरकार के फैसले को एंटी मुस्लिम बताया, तो वहीं बीजेपी असम सरकार के फैसले के समर्थन में खड़ी दिखी और करारा जवाब दिया। किसी न किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को, ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत, घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ये मामला विशुद्ध रूप से एक देश एक कानून है। ये लोग मुस्लिम के ठेकेदार हैं, वोट बैंक के ठेकेदार हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी असम सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। जो लोग हुकूमत में हैं, जब से उनको आवाम ने सीटें कम दी हैं, वो परेशानी में मुब्तला हैं कि अपने हमारे बिरादरान वतन जो हमारे हिंदू भाई हैं, उन लोगों को ये कैसे दिखाएं कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। विपक्ष के आरोपों पर असम के मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया। कौन क्या बयान देते हैं उससे थोड़े हमारा काम रुकेगा। हमारा काम तो सरायवती आगे ही जाना है। जब वक्त आएगा आप देखेंगे ये बदल जाएगा, कोई चीज़ रहती नहीं है, अच्छी चीजें फिर से वापस आ जाएं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का आखिरी चरण भी शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। परीक्षा के आखिरी चरण के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का सख्त पहरा नजर आया और इन परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही परीक्षार्थियों की भीड़ नजर आई। परीक्षा देने वाले छात्रों की पूरी तरह जांच की गई और फिर उन्हें अंदर जाने दिया गया। हर बार की तरह इस बार भी परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा ऐसे कि परिंदा भी पर न मार सके। सभी परीक्षा केंद्रों पर तैनात पुलिसकर्मी सख्त पहरा देते दिखाई दिए, क्योंकि परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने भी पुलिस की सुरक्षा पर खुशी जताई। सरकार का अरेंजमेंट तो अच्छा है। जिस हिसाब से पहली बार फेल हो गई थी, उस हिसाब से इस बार जो सिक्योरिटी वगैरह मतलब हुआ है, उस अकॉर्डिंग अच्छा हुआ है। हालांकि इस दौरान पुलिस ने परीक्षा में खलल डालने वाले कई शातिरों को गिरफ्तार भी किया। कानपुर में उम्र में हेराफेरी कर परीक्षा देने पहुंचे 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। आरोप है कि इन लोगों ने हाई स्कूल इंटर की दोबारा परीक्षा देकर अपनी उम्र में हेराफेरी की थी। तो वहीं प्रतापगढ़ से STF ने पेपर सॉल्व कराने के नाम पर ठगी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के योगी सरकार पर काफी दबाव था, क्योंकि योगी सरकार ने ठान लिया था कि इस बार परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, और हुआ भी वैसा ही। पूरी सफलता के साथ पुलिस भर्ती परीक्षा खत्म हो गई। क्योंकि पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आया। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार खुद इसकी कमान संभाले हुए थे और परीक्षा के दौरान DGP खुद परीक्षा केंद्रों का दौरा कर हालात का जायजा लेते रहे। मुझे लगता है कि देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है, जिसको सकुशल संपन्न कराने में हम लोग सफल हुए हैं। और जैसा कि सरकार का संकल्प है कि कोई भी भर्ती सुचितापूर्ण तरीके से हो और सिर्फ मेधावी छात्र ही
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बाद विभिन्न नौकरियों में लिए जाएं, जिससे कि जनता की सेवा अधिक से अधिक की जा सके। परीक्षा के दौरान सुरक्षा एजेंसी की गड़बड़ी करने वालों की एक न चली और जिन लोगों ने किसी भी तरह की गड़बड़ी या धांधली करने की कोशिश की, उन्हें पुलिस ने धर दबोचा। यानी परीक्षा को लेकर योगी सरकार की ओर से बनाए गए फुल प्रूफ प्लान का साफ असर दिखा। परीक्षा केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किए गए। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस भर्ती में किसी भी तरह की धांधली को रोकने के लिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर CCTV से नजर रखी गई और इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया। बिहार के बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला हो गया। गिरिराज सिंह जनता दरबार के लिए बेगूसराय पहुंचे थे। तभी एक युवक ने उन पर हमला कर दिया, जिससे जनता दरबार में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस मामले में केंद्रीय मंत्री बाल बच गए। हमले का आरोप एक मुस्लिम युवक पर लगा है। जानकारी के मुताबिक गिरिराज सिंह जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। तभी सैफी नाम के एक युवक ने पहले विवादास्पद बयान दिया, जिसका वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। तभी आरोपी युवक ने मंत्री पर हमले की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने बचा लिया। इस हमले की केंद्रीय मंत्री ने कड़ी निंदा की। ये एक मुलम्मा पहन लेने से कि मौलवी है और गिरिराज सिंह पर हमला करना ये उचित नहीं है और मैं इसका भर्त्सना करता हूँ। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में केंद्र ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चिट्ठी का जवाब दिया। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 8 दिनों में दूसरी बार चिट्ठी लिखी थी, जिसका जवाब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिया। उन्होंने ममता की चिट्ठी का जवाब चिट्ठी के जरिए ही दिया। अपनी चिट्ठी में महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 11 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट चालू नहीं किए गए। ये फास्ट ट्रैक अदालतें गंभीर बलात्कार और पॉक्सो मामले में न्याय देने के लिए काम करती हैं। दरअसल इससे पहले ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में रेपिस्ट को कड़ी सजा देने के लिए कानून की मांग की थी। ममता ने मांग की थी कि हत्या रेप पर सख्त कानून बने, कठोर सजा का प्रावधान हो, तय वक्त में केस का निपटारा हो। बंगाल में 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार इन मुद्दों पर गंभीर नहीं है। ममता के इन आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आंकड़ों से जवाब दिया। गलती छिपा रही हैं ममता बनर्जी। बंगाल में 48,600 रेप के मामले लंबित हैं। ममता ने 11 FTSC चालू नहीं की, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट नहीं चल रहे। रेप के मामलों में पहले से फांसी का प्रावधान है। कोलकाता रेप और हत्याकांड के बाद सियासत चरम पर है। एक तरफ जहां बीजेपी लगातार सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में धरना दे रहे रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच एक शख्स बाइक लेकर घुस गया। आरोप है कि ये सिविक वॉलंटियर शराब के नशे में धुत था, जबकि उसकी बाइक पर पुलिस लिखा हुआ था। लेकिन जैसे ही सिविक वॉलंटियर आगे बढ़ा, वह धरना दे रहे छात्रों ने उसे घेर लिया, जिसके बाद उसके और धरना दे रहे छात्रों के बीच जमकर बहस हुई। ব্যারিকেড দেওয়া আছে তো পুলিশ লেখা আছে, তুমি ড্রিঙ্ক করে রয়েছো, তুমি কি করছো এখানে? এখানে এতগুলো মেয়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ, এখানে দেখতে পাচ্ছ কিসের জন্য আমরা এসেছি? আমরা ছেলে খেলা করতে আসিনি নিশ্চয়ই। दरअसल कोलकाता कांड का आरोपी संजय रॉय भी सिविक वॉलंटियर ही था, इसीलिए धरना दे रहे छात्रों में काफी आक्रोश नजर आया। आरोप है कि इस दौरान सिविक वॉलंटियर ने छात्रों के साथ बदसलूकी भी की। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। छात्रों ने उस वॉलंटियर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, लेकिन छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उस वॉलंटियर को भागने में मदद की। लेकिन जब प्रदर्शनकारियों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले को लेकर के कोलकाता से दिल्ली तक मचे बवाल के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर महिला अत्याचार पर चिंता जताई और इस मामले में तेजी से फैसले लेने पर जोर दिया, ताकि महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बना रहे। प्रधानमंत्री ने बातें दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन के मौके पर कही। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। साथियों,
मुझे विश्वास है कि यहाँ जो विमर्श होगा उससे देश के लिए बहुमूल्य समाधान निकलेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की मौजूदगी में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, भारत के लोगों ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका पर कोई अविश्वास नहीं दिखाया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगी, जो विपक्ष को रास नहीं आया। और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस माफी को राजनीतिक माफी करार दिया। ये राजनीतिक माफी है, ये राजनीतिक माफी है, पॉलिटिकल मूवमेंट उनकी मूव है। माफी मांगो छूट जाइए, माफी मांगो छूट जाइए, यही है ना उनका। माफी मांगने से छत्रपति जी का जो अपमान हुआ है उनकी भरपाई नहीं होगी। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चुनाव से डर गई है, जिसके चलते प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। मुख्यमंत्री को बर्खास्त कीजिए, एकनाथ शिंदे को, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को बर्खास्त कीजिए, तब बात माना जाएगा, वरना तो माना जाएगा कि आप चुनाव से डर गए हैं। दरअसल सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिर गई थी, जिस पर महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई भी की थी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने ही किया था और कल जब प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के दौरे पर थे तब उन्होंने इस घटना के लिए माफी मांगी थी। और केरल के पलक्कड़ में 3 दिनों तक चलने वाली आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता शामिल हुए। साथ ही इस बैठक में आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी और आरएसएस के 320 से ज्यादा कार्यकर्ता भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। 2 सितंबर तक चलने वाली आरएसएस की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। साथ ही बैठक के दौरान संगठन के भविष्य की दिशा को लेकर भी निर्णय लिए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के कई अहम मुद्दे हैं, जिनमें बांग्लादेश के हालात पर चर्चा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का मामला, आरक्षण और यूसीसी का मुद्दा और पश्चिम बंगाल के ताजा हालात जैसे मुद्दे शामिल हैं। इतना ही नहीं, 2025 में आरएसएस के 100वें साल यानी शताब्दी वर्ष के मौके पर शुरू किए जाने वाले अहम पहलुओं पर भी बात की जाएगी। मुंबई से सटे ठाणे जिले के कल्याण और इगतपुरी स्टेशन के बीच में ट्रेन में बुजुर्ग की पिटाई का चौंकाने वाला मामला सामने आया। गोमांस ले जाने के शक में कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी। कल्याण के रहने वाले बुजुर्ग हाजी अशरफ मुनियार मालेगांव जाने के लिए ट्रेन में बैठे थे, जो अपनी बेटी के पास जा रहे थे। उनके पास कुछ सामान था, जिसे लेकर कुछ यात्रियों को शक हुआ कि शायद उनके पास गोमांस है। लोगों ने उनके पास मौजूद बड़े प्लास्टिक के डिब्बे चेक किए तो उसमें मांस के टुकड़े दिखे, जिसे लेकर युवकों ने बुजुर्ग यात्री से सख्त लहजे में पूछताछ और गाली गलौज शुरू कर दिया। साथ ही युवकों ने उस बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा और काफी देर तक हंगामा करते रहे। इधर वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे कमिश्नर ने केस दर्ज करने के आदेश दिए। साथ ही वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। राजस्थान के चूरू में डीजे बजाने को लेकर के शुक्रवार शाम को 2 समुदायों के बीच में विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि 2 समुदाय आमने सामने आ गए और दोनों समुदायों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। वहीं मारपीट से गुस्साए हिंदू धर्म के लोगों ने हंगामा कर दिया। हिंदू धर्म के लोगों ने बीच सड़क पर टायर जलाकर मारपीट का विरोध जताया। इसके साथ ही हिंदू समुदाय के लोगों ने मस्जिद के सामने ही जय श्री राम के नारे लगाना भी शुरू कर दिया। मामला बढ़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मारपीट करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ स्थानीय वाल्मीकि बस्ती से कुछ लोग संघ के रूप में जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति के साथ उनकी आशुड़ी हो गई, थोड़ी मोटी मारपीट हो गई। इस संबंध में ये लोग यहाँ पर इकट्ठा है, उनको समझा दिया है और जो आरोपी है मुख्य उसको राउंड अप कर लिया है और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हिंदू धर्म के लोग डीजे के साथ पैदल रामदेवरा जा रहे थे। आरोप है कि जब डीजे मस्जिद के पास से निकला तो मुस्लिम धर्म के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद वहां तनाव की स्थिति बन गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक समुदाय लड़की को हिंदू लड़की से बात करना कथित मुस्लिम युवकों को नागवार गुजरा।
जिसके बाद बीच सड़क पर आरोपियों ने लड़की से अभद्रता और मारपीट की। लड़की के आरोपों के मुताबिक जब वो दफ्तर से लौट रही थी तो रास्ते में उसके एक हिंदू दोस्त से मुलाकात हुई, जिस पर कुछ मुस्लिम लड़कों ने ऐतराज जताया और उसके साथ बदसलूकी की। हालांकि राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर उसे बचा लिया। उन्होंने मुझे रोका, मुझसे कहा कि ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी, मुसलमान के लड़के कम पड़ गए हैं जो हिंदू लड़कों से बात करती फिर रही हो। उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ करी, मेरा बुरखा इधर उधर करा उन्होंने। वहीं दूसरी ओर शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाने में जुट गई है। महिला का आरोप यही है कि कोई एक युवक आया और चूंकि वो अपने किसी एक फ्रेंड से बात कर रही थी, उसी को वो नागवार गुजरा और उसने मेरे साथ मारपीट की है, जो गलत किया है, और इसलिए हम लोगों ने उसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया, जहां आदिवासी समुदाय के लोगों के ईसाई धर्मांतरण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 60 आदिवासी और दलित समुदाय के लोग शामिल थे और मुंबई से ईसाई धर्म के 2 प्रचारक भी प्रवचन के लिए पहुंचे थे। लेकिन जब सरपंच को इस पूरे खेल का पता चला तो हिंदू समाज के लोग भी वहां पहुंच गए। इस दौरान हल्की बहस भी हुई। साथ ही सरपंच ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ ईसाई धर्म से जुड़े साहित्य भी बरामद किए। साथ ही 6 लोगों पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। सरपंच के द्वारा थाना मुलताई में जो अपराध पंजीबद्ध कराया गया है, उसके द्वारा ये बताया गया है कि जबरदस्ती ईसाई धर्म को अपनाने की बात कह रहे थे। इस पर 6 लोगों के विरुद्ध थाना मुलताई में अपराध पंजीबद्ध किया गया। इससे पहले भी बैतूल जिले में धर्मांतरण के मामले सामने आ चुके हैं। आरोप है कि कई बार पकड़े जाने के बावजूद ईसाई मिशनरियों ने बैतूल के आदिवासियों और दलितों को धर्मांतरण के लिए फंसाने का काम करते हैं। राजस्थान के नागौर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ वृद्ध अवस्था की पेंशन भगवान शिव को दी जा रही है। नागौर जिले के एक गांव की महिला के पेंशन फॉर्म पर भगवान शिव की फोटो मिली और इसी वजह से 115 साल की बुजुर्ग महिला लाभार्थी गोपी को पेंशन मिलना बंद हो गई और फर्जी तरीके से महिला के पेंशन फॉर्म पर भगवान शिव की फोटो लगाकर फ्रॉड लोग पेंशन लेने लगे। कई युवाओं द्वारा बुजुर्गों की जो पेंशन थी, वृद्धावस्था की पेंशन, वो उठाई जा रही थी। कई जगह भगवान की तस्वीर लगाकर पेंशन उठाई जा रही है। जी मीडिया पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद जिलाधिकारी ने जांच शुरू की। कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने कहा कि जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। संबंधित उपखंड अधिकारी तो सिटी क्षेत्र के शहरी जो कस्बा है उसके लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास अधिकारी इंडिविजुअल केसेस को उनको चेक कर लेंगे और इनको सबकी जांच करके रिपोर्ट देंगे। जो उसने भी गलत किया है उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि नागौर जिले की 15 ग्राम पंचायतों में 674 युवाओं ने भारी गड़बड़ी की और पेंशन फॉर्म में गड़बड़ी करके पिछले 5 साल में 4.44 करोड़ रुपए के सरकारी राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। भारत का कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ एक बार फिर सुर्खियों में है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने दिल्ली के एक बिल्डर को फोन करके धमकी दी और उससे 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस छानबीन में जुट गई। बताया गया कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने दिल्ली के वसंत विहार इलाके के एक बिल्डर को फोन कर धमकी दी, साथ ही उस बिल्डर से 2 करोड़ रुपयों की मांग की। फोन करने के बाद गोल्डी बराड़ ने बिल्डर को व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज भी भेजा। पुलिस ने ऑडियो मैसेज की जांच कराई। जांच में गोल्डी बराड़ की आवाज होने की पुष्टि हुई। मामला सामने आते ही पुलिस भी एक्शन में आ गई और एफआईआर कर जांच में जुट गई। साथ ही पुलिस अब इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और ये भी सुनिश्चित करने में जुटी है कि बिल्डर और उसका परिवार सुरक्षित रहे। गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है और दावा है कि फिलहाल वो कनाडा में है और वहीं से टेरर नेटवर्क चला रहा है। केदारनाथ के पास एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। आसमान से एक हेलीकॉप्टर जमीन पर गिर गया, लेकिन उसके गिरने से किसी को नुकसान नहीं हुआ। उल्टा वायुसेना के जवानों की जान बच गई, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर को अगर नहीं गिराया जाता तो इससे वायुसेना के दूसरे हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का खतरा होता। दरअसल क्रिस्टल एविएशन नाम की कंपनी के खराब हेलीकॉप्टर को ठीक कराने के लिए वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर उसे एयरलिफ्ट करके गौचर एयरबेस ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में मौसम खराब होने की वजह से हवाएं और तेजी से चलने लगी, जिससे MI-17 हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ गया।
जिसके बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए उस खराब हेलीकॉप्टर को जमीन पर गिराने का फैसला लिया। पायलट ने हादसे की आशंका को देखते हुए इसे सुरक्षित जगह पर ड्रॉप कर दिया। थारू कैंप घाटी में खाली जगह देखकर हेलीकॉप्टर को वहां गिराया गया। यहां आबादी नहीं है, इसीलिए हेलीकॉप्टर के गिरने से सिर्फ कंपनी को आर्थिक नुकसान हुआ, उसके अलावा किसी की जान नहीं गई। ड्रॉप किए गए क्रिस्टल एविएशन के हेलीकॉप्टर की 24 मई को केदारनाथ में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, तभी से ये हेलीपैड पर खड़ा था। अपने पड़ोसी देशों को डरा धमकाकर रखने और उन पर धौंस दिखाने वाली चीन की आदत एक बार फिर सामने आई। दक्षिण चीन सागर में चीन अपनी नौसेना के दम पर फिलीपींस को धमकाता और डराता नजर आया। सागर से चीन की शराफत की पोल खोलता एक वीडियो सामने आया। दक्षिण चीन सागर में एक चीनी तटरक्षक जहाज ने जानबूझकर फिलीपींस के तटरक्षक जहाज बीआरपी टेरेसा मैकबानुआ को 3 बार टक्कर मारी। इस घटना से विवादित जल क्षेत्र में दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि चीनी जहाज अगर एक बार टकराया होता तो माना जा सकता था कि दुर्घटना के कारण ऐसा हुआ, लेकिन 3 बार अलग अलग दिशाओं से जिस तरीके से चीनी जहाज ने फिलीपींस के जहाज को टक्कर मारी, उससे ये घटना चीन की दादागिरी को दिखाती है। हालांकि इस घटना पर चीन ने अपना पक्ष भी रखा है। चीन के माउथपीस कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने फिलीपींस को ही धमकाया है और आरोप लगाया है कि फिलीपींस ने उकसावे वाली कार्रवाई की और जानबूझकर चीनी जहाज को टक्कर मारी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू कर दिया और इस नियम के तहत अगर अब कोई कर्मचारी प्रमोशन लेने से मना करता है तो उसे नौकरी में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। चूंकि सरकार का मानना है कि कई कर्मचारी तबादले के डर से प्रमोशन लेने से बचते हैं, ऐसे में राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में बड़ा आदेश जारी कर दिया। नए आदेश के मुताबिक अब कोई कर्मचारी प्रमोशन लेने से मना नहीं कर पाएंगे। कर्मचारियों को प्रमोशन देने के साथ साथ जहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उन्हें वहां जाकर तय समय में ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। अगर कोई कर्मचारी तबादले के डर से प्रमोशन लेने से मना करेगा तो उसका भविष्य में कभी प्रमोशन नहीं किया जाएगा। प्रमोशन लेने से मना करने वाले कर्मचारियों का आगे कभी वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि कर्मचारी की पहले कभी वेतन वृद्धि हुई है तो वो वेतन वृद्धि का लाभ उसे मिलता रहेगा, लेकिन इसके बाद उसे कभी ना तो प्रमोशन मिलेगा और ना ही ऐसे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू किया है और प्रदेश सरकार के इस फैसले का असर राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा। हालांकि सरकार के इस फैसले का कर्मचारी संगठन विरोध भी कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया। इस फैसले को ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं इस फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्रियों के पास ज्यादा ताकत होगी, जिसका असर अब कैबिनेट की होने वाली बैठकों में भी नजर आएगा। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब विभागीय मंत्री की अनुमति के बिना कोई भी फैसला कैबिनेट में नहीं आएगा। यानी कि जब तक मंत्री को किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं होगी या उनकी अनुमति नहीं मिलेगी तो विभाग के अधिकारी उस फैसले को कैबिनेट बैठक में नहीं रख सकेंगे। वहीं ये भी फैसला लिया गया कि अगर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी अपने एजेंडे में कोई बदलाव करती है तो उस बात की जानकारी भी विभाग के मंत्री को देनी होगी। सरकार का ये फैसला मंत्रियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में 2 ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें मंत्रियों की बिना अनुमति के ही प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में लाया गया था, जिसकी वजह से मंत्रियों की नाराजगी देखने को मिली थी और इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ कपड़े सिलने का काम करने वाले एक टेलर ने 1 साल पहले अपनी पत्नी और 2 बेटियों का अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन 1 साल बाद तीनों लोग जिंदा लौट आए। वहीं पत्नी और दोनों बेटियों को 1 साल बाद वापस देखकर परिवार और पुलिस दोनों परेशान हैं। इस घटना ने रायगढ़ जिले की पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि पति ने 1 साल पहले अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के शवों को अपने हाथों से दफनाया था, लेकिन जब पत्नी अपनी दोनों बेटियों को लेकर ससुराल लौटी तो पति के होश उड़ गए। पत्नी राबिया परवीन ने बताया कि वो जिंदा थी और पति अबुल हसन से नाराज होकर काम की तलाश में अपनी दोनों बेटियों के साथ घर छोड़कर राजस्थान चली गई थी। बिना बताए चले गए थे। 7:30 बजे 6 बजे सवेरे जो गाड़ी जाती है ना, वही अमेरिका कोच की ट्रेन है। अभी वहाँ से हाथों बच्चे को ले गए थे।
और फिर वहाँ गए तो ट्रेन में मोबाइल छिना गया हमारा। पत्नी राबिया परवीन और अपनी दोनों बेटियों गुलस्ता और सरजीन का अबुल हसन ने कई दिनों तक इंतजार किया, लेकिन तीनों लोग घर नहीं लौटे। इस दौरान अबुल हसन की जिंदगी में सबसे बुरा दौर आया। अबुल हसन को रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र में एक महिला और 2 बच्चों के शव पड़े होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने अपने बीवी बच्चों की तलाश कर रहे अबुल हसन को शिनाख्त के लिए बुलाया। और जब पुलिस ने अबुल हसन को तीनों के शव दिखाए तो उसने तीनों शवों की शिनाख्त अपनी पत्नी और 2 बेटियों के रूप में की और फिर रायगढ़ में ही तीनों शवों को अपने हाथों से दफन कर दिया। अबुल हसन ने बताया कि शव पूरी तरह से सड़ चुका था, इसलिए वो अपनी पत्नी की पहचान नहीं कर पा रहा था, लेकिन बेटियों को देखकर उसे लगा कि ये शव उसकी पत्नी परवीन और दोनों बेटियों के हैं। रायगढ़ ठीक है, ऐसे आपको क्या हुआ कि नहीं ले रहे थे, कंफ्यूजन था, फिर दूसरे भी नहीं ले रहे थे, लोग कहेंगे ना लीजिए आप ही का ये है नहीं, तो फिर हमें लिए फिर वो ये पोस्टमार्टम होकर के मिट्टी में हुआ, बच्चे लोग भी है। यही अबुल हसन से गलती हुई, जिससे उसने अपनी पत्नी और बेटियां समझकर दफना दिया, वो कोई और थे। हालांकि पत्नी और बेटियों के वापस लौटने के बाद अबुल हसन काफी खुश है, वहीं परेशान भी है। वहीं घर लौटने के बाद अबुल हसन की बेटी ने भी आप बीती बताई। अबुल हसन की बेटी सिजरा ने बताया कि राजस्थान में जहां वो रहती थी, वो लोग उनके साथ मारपीट करते थे। क्या करते थे? पढ़ाई करते थे? हैं? मारते थे वो। मारते थे? हाँ। कौन मारता था? वही आदमी। क्या बोलते थे? बोलता था कि हड्डी नहीं जाएगा। हालांकि इस घटना ने रायगढ़ पुलिस की सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि पुलिस के सामने ये पता लगाने की चुनौती है कि जिन 3 लोगों को अबुल हसन ने अपनी बीवी बच्चे समझकर दफना दिया था, वो लोग कौन थे और उन तीनों लोगों की हत्या करके किसने फेंक दिया था। पुलिस का कहना है कि 1 साल बाद वो फिर इस मामले की जांच करेगी ताकि उनके असली परिवार वाले मिल सकें। आगे नए इश्तेहार जारी कर और उनके परिजनों की तलाश की जाएगी। हालांकि 1 साल बाद पत्नी और बच्चों के लौटने के बाद अबुल हसन सन्न है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने जिनका अंतिम संस्कार किया था वो कोई लावारिस शव थे। और अब बहराइच के भेड़ियों के लंगड़े सरदार की बात करते हैं। 4 खूंखार भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद भी अभी खतरा टला नहीं, क्योंकि उस झुंड का एक लंगड़ा भेड़िया अभी भी इलाके में घूम रहा है। चूंकि वो भेड़िया लंगड़ा हो चुका है, इसीलिए वो और भी ज्यादा खूंखार होगा। अब वन विभाग को उसी लंगड़े भेड़िए की तलाश है। जब तक वो लंगड़ा भेड़िया पकड़ा नहीं जाता, तब तक बहराइच के महसे विधानसभा क्षेत्र के लोग राहत की सांस नहीं ले सकते। इस बीच बार बार इलाके में जंगली जानवर देखे जा रहे हैं। बीती रात कुछ लोगों का ऐसे ही एक जानवर से सामना हुआ। तेंदुआ तेंदुआ देख लो, ये तेंदुआ ये जानवर बहराइच के महसी विधानसभा में कौतूहल के साथ डर का विषय भी बन गया है। अभी जिस जानवर को आपने स्क्रीन पर देखा, उसे अपनी आंखों से देखने वाले शख्स ने कल रात की दास्तां सुनाई। इसी पेड़ के पास और नीचे का नट्टी सफेद भी है, पीछे का जो है सियार से बड़ा भी है, तो चितकबला है और दहाड़ मारा और दहाड़ मारता है जैसे कि हड्डा कड़कड़ा रहा। एक तरफ इन भेड़ियों का झुंड इलाके में अपने आप को बचाता फिर रहा है, तो दूसरी तरफ जिस आदमखोर भेड़ियों को 2 दिन पहले पकड़ा गया, उसका एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। इस वीडियो में लोगों ने भेड़ियों को दबोच कर रखा हुआ है। ये उस वोल्फ पैक का खूंखार भेड़िया है जिसने बहराइच में आतंक फैला रखा था। इधर बचे हुए आदमखोर भेड़ियों की तलाश में वन विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ड्रोन कैमरे लगातार इलाके में घूम रहे हैं। आज सुबह से कई बार भेड़ियों को देखा गया है। अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द वन विभाग बचे हुए भेड़ियों को पकड़कर इलाके से उनका खौफ खत्म कर देगा, लेकिन इस ऑपरेशन से बचते हुए वो चालाक भेड़िए अभी तक जाल में नहीं फंसे हैं। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वो सफलता के बिल्कुल करीब हैं। इनफैक्ट आज वो दिखाई दिए थे, लोकेट भी हुए, उनको घेरा भी गया, बट अनफॉर्चुनेटली आज वो एस्केप कर गए। लेकिन अभी भी हमारे जो थर्मल ड्रोन है उनकी निगरानी कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार वो भेड़िए ड्रोन कैमरों में नजर आ चुके हैं। इलाके में घूम रहे ड्रोन से इन गन्ने के खेतों पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही उस लंगड़े सरदार के साथ बाकी के भेड़िए दिखेंगे, वैसे ही उन्हें दबोचने के लिए जाल बिछाया जाएगा। अब जब तक योगी सरकार अपने ऑपरेशन लंगड़ा भेड़िया में कामयाब नहीं होती, तब तक बहराइच के महसे विधानसभा के लोगों की जिंदगी आसान नहीं होगी।
महाराजगंज में भी आदमखोर जानवर से लोग डरे हुए हैं। यहाँ हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि गांव वालों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया। महिलाएं और बच्चे घरों में कैद हैं और घर के पुरुष लाठियों के साथ बाहर खेतों में पहरा दे रहे हैं। खूंखार तेंदुए का आतंक इस कदर है कि लोग अकेले बाहर जाने की सोच भी नहीं सकते। पहले 15-20 दिन पहले जो है लोग खेती करते थे, खेती रखाने आते थे, लेकिन अब दिन में ही वो जो है धावा बोल दे रहा है, दिन में अटैक कर रहा है। तो इस नाते लोग जो है, जो बच्चे हैं पढ़ने भी नहीं जा पाए, सब लोग घरों के अंदर दुबके हुए हैं। अपने घर वालों की सुरक्षा के लिए गांव वाले रात में पहरा दे रहे हैं। बारी बारी से लोग टॉर्च लेकर निकलते हैं और खेतों के बीच गश्त लगाते हैं। जी मीडिया की टीम भी एक रात इनके साथ रही और रात के 2 बज रहे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह ग्रामीण यहाँ पर खेतों में डंडा लेकर यहाँ पर क्या टहल रहे हैं और उनको दहशत बना हुआ है कि कहीं फिर एक बार क्या आदमखोर जो जानवर हैं, जो जंगल से आ रहे हैं, जो तेंदुए हैं, वो इनके ऊपर हमला ना कर दे। पहरा देने के साथ साथ इन लोगों ने खेतों के बीच आग भी लगाई, क्योंकि इनके पास कोई और चारा भी नहीं है। आग लगाकर ये लोग जैसे तैसे उस खूंखार तेंदुए को खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों के साथ वन विभाग की टीम भी रात में गश्त कर रही है। लोगों के डर की वजह वो हमला है जो तेंदुए ने बीते दिनों एक किसान पर किया था। खेतों में काम करने गए किसान को खूंखार तेंदुए ने लहूलुहान कर दिया था। लखीमपुर में भी खूंखार बाघ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। वहां आए दिन बाघ के हमले हो रहे हैं। हाल ही में बाघ ने एक किसान की जान ले ली, इसलिए अब उस आदमखोर बाघ को पकड़ना जरूरी हो गया है। ड्रोन कैमरों की मदद से खेतों के बीच बाघ की लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। बाघ की खबर लगते ही वन विभाग की टीम इलाके में पहुंची तो उसे पैरों के निशान तो मिल गए, लेकिन बाघ अभी तक पकड़ में नहीं आया है। बताया जा रहा है कि आदमखोर बाघ गन्ने के खेतों के बीच कहीं छुपा हुआ है। ये कई एकड़ों का एरिया है जहां पर पूरे गन्ने के खेत ही खेत हैं और इसमें शायद जंगल के राजा को ये लगता है कि ये जंगल ही है एक तरीके से। आदमखेर तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 20 कैमरों के साथ इलाके में 4 पिंजरे लगाए हैं। इसके साथ पूरे एरिया की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। वन विभाग ने एक घेरा सा बनाया है, लोहे का घेरा है, जिसके द्वारा कोशिश की जा रही है कि पूरे एरिया की मॉनिटरिंग की जाए। इन छोटे छोटे ट्रैक्टरों की मदद से ही इलाके में वन विभाग के कर्मचारी घूम रहे हैं। हालांकि बीते 3 दिनों से अभी तक आदमखोर बाघ का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन जिस तरह की तैयारी की गई है उसे देखकर लग रहा है कि जल्द ही वो आदमखोर वन विभाग के पिंजरे में कैद हो जाएगा। और चलिए अब आपको लखीमपुर में खौफ का दूसरा नाम बन चुके बाघ की वो तस्वीर दिखाते हैं जो बाघ की निगरानी के लिए लगाए गए कैमरे में कैद हुई। इस तस्वीर में बाघ गन्ने के खेत के बीचों बीच चहलकदमी करता नजर आ रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये बाघ अब तक गिरफ्त से बाहर है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ये आदमखोर बाघ भी वन विभाग की गिरफ्त में होगा। बहराइच, महाराजगंज, लखीमपुर के साथ बाराबंकी में भी रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर देखने का दावा किया गया। लोगों को आशंका है कि कोई खतरनाक जंगली जानवर उनके घरों के आसपास घूम रहा है। और इसी दहशत में ये लोग लाठी डंडे लेकर अपने घर वालों की रखवाली कर रहे हैं। गांव में जंगली जानवर की सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी पहुंचे। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि वो जंगली जानवर आखिर है कौन। तो हम लोग यही जो है घूमते देख रहे हैं, लेकिन जहाँ बताया जा रहा है क्योंकि जमीन की जो है काफी टाइट होने के कारण कोई फैक्टर नहीं मिल रहे हैं, इससे कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही। दिन में तो उस जंगली जानवर को ढूंढा ही जा रहा है। इसके साथ ही रात में भी वन विभाग इलाके में कैंपिंग कर रहा है। हालांकि उस जानवर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से सर्च ऑपरेशन अभी शुरुआती दौर में ही है। इधर जिस लड़के का जानवर से सामना हुआ उसने कैमरे के सामने उस पल को याद किया। सर उसको हमने देखा, वो हमारी तरफ एकदम देख रहा था, फिर हम अचानक पीछे की ओर भाग लिए। इस एक लड़के की सूचना पर वन विभाग और गांव के लोग चौकन्ने तो हो गए, लेकिन अभी तक उस जानवर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। बहराइच की घटना के बाद से अब ग्रामीण ऐसे मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान में भी जंगली जानवरों की दहशत है। भीलवाड़ा में एक ओवरब्रिज के पास तेंदुआ देखा गया। सड़क पर गुर्राता हुआ तेंदुआ लोगों की दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा था। ओवरब्रिज के नीचे इस खतरनाक तेंदुए को देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएंगे। तेंदुए से खौफ खाने का प्रत्यक्ष उदाहरण इस वीडियो में भी दिखा।
दो बाइक सवार बड़े आराम से आते जा रहे थे, तभी इनकी नजर इस तेंदुए पर पड़ी और इन्होंने फौरन बाइक मोड़ी और वहां से भाग गए। ये तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि तेंदुए ने इन पर हमला नहीं किया, वरना ये दो बाइक सवार आसानी से उसके पंजे का शिकार हो सकते थे। सड़क पर सावधान की मुद्रा में बैठे इस तेंदुए को देखकर बाइक सवार तो भाग गए, लेकिन कार और बस में बैठे लोग उसे देखने के लिए वहां रुके थे। यहाँ तक कि एक कार सवार ने गाड़ी की हेडलाइट जलाकर उसका वीडियो भी बनाया। राजस्थान के साथ गुजरात में भी जंगली जानवरों ने आतंक फैला रखा है। जूनागढ़ में एक बाघ ने बच्ची पर हमला कर दिया। सिर, कान और आंख के पास चोट लगने के बाद बच्ची का इलाज चल रहा है। राजस्थान के साथ तेंदुए का आतंक छत्तीसगढ़ तक भी पहुंच गया है। धमतरी जिले में एक महीने में आदमखोर तेंदुए ने 4 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि बहराइच के भेड़ियों की तरह धमतरी के तेंदुए भी घर पे सो रहे बच्चों को उठा ले जा रहे हैं। बरसात के मौसम में सांप निकलना आम बात होती है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लोगों के घर और स्कूटी के अंदर से सांप निकले हैं। जहरीले सांपों को पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी और आखिरकार जब सांप हाथ में आया तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। काले रंग के इस खतरनाक कोबरे के पकड़ में आने के बाद भी फन निकालकर लोगों को ये डरा रहा है। एक रॉड पर लिपटा हुआ कोबरा इस फन के साथ बता रहा है कि आखिरकार इंसानी इलाकों से इसे हटाना कितना जरूरी है। बताया जा रहा है कि ये कोबरा राजस्थान के कोटा के आवली रोजड़ी इलाके में एक घर के अंदर मिला। ये सांप कबूतरों के अंडों का शिकार करने गया था। शिकार की सनक में इसने घर की छत तक पहुंच बना ली। इसके बाद इसे पकड़ लिया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरबा में तो उससे भी बड़ा अजगर एक स्कूटी के अंदर छिपा हुआ था। स्कूटी की सीट के नीचे वाले एरिया में विशालकाय अजगर बैठा हुआ था। इंजन के ऊपर कुंडली मारकर बैठे हुए अजगर को धीरे धीरे स्कूटी से निकाला गया। किसी छोटे जानवर को निगलने की क्षमता रखने वाला अजगर आखिर किसी स्कूटी के अंदर कैसे घुस सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। यूपी के फतेहपुर में एक लड़का एक्सीडेंट करने के बाद भाग रहा था। लड़के की कार आगे आगे थी और पीछे पीछे पुलिस थी। सड़क पर काफी देर तक पुलिस उसका पीछा करती रही। पुलिस के जवान बाइक से इस कार का पीछा करते जा रहे थे, लेकिन कार सवार गाड़ी रोकने का नाम नहीं ले रहा था। बाइक पर आ रहे इन पुलिस वालों को देखकर कार सवार ने अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। सड़क पर चल रही गाड़ियों को छकाकर ये कार सवार लगातार भागता जा रहा था। जैसे ही पुलिस वाले इसके करीब आ रहे थे, वैसे ही कार सवार एक्सीलेटर पर पैर लगाकर गाड़ी को और तेज दौड़ाता जा रहा था। थोड़ी देर में पुलिस वाले इस कार सवार के ठीक बगल में पहुंच गए। ये बार बार उसे गाड़ी रोकने के लिए कह रहे थे, लेकिन ये शख्स कार के अंदर से ही पुलिस वालों से बहस कर रहा था। इसे लगा कि 2 पुलिस वाले हैं, इनसे क्या ही होगा। हालांकि बहस करते करते इसे समझ आ गया कि पुलिस इसे पकड़े बिना नहीं जाने वाली, इसलिए डर के कारण उसने कार की स्पीड और बढ़ा ली। इस कार सवार को ट्रेस करते हुए पुलिस वालों ने कंट्रोल रूम को भी सूचना दे दी थी, इसलिए समय रहते वहां पुलिस की और गाड़ियां भी पहुंच गई। आगे जाकर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई थी। सुरक्षा घेरे की वजह से इस कार सवार को रुकना पड़ा और इसकी आंख मिचोली का खेल भी खत्म हो गया। लंबी भाग दौड़ के बाद आखिरकार कार सवार को पकड़ लिया गया। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। जल भराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी और कुछ इलाकों में तो लोगों का कहीं आना जाना तक मुश्किल हो गया। लेकिन आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए, ये गुजरात के लोगों से बेहतर शायद ही कोई जानता है। क्योंकि आपदा के बीच गुजरात के वडोदरा से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सड़कें पानी से लबालब भरी हुई थी। उस पानी के बीच कुछ लोग गरबा खेलते दिखाई दिए। एक तरफ जहां कुछ लोग बाढ़ की वजह से अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए, वहीं दूसरी तरफ बारिश के बाद शहर में आए बाढ़ के पानी के बीच लोगों ने अपने घर के बाहर आकर गरबा किया। सामने आए इस वीडियो में सड़क पर घुटने तक भरे पानी में लोग गरबा खेलते दिखाई दिए। बैकग्राउंड में स्पीकर पर संगीत बज रहा था, जबकि कुछ लोग संगीत की ताल पर झूम रहे थे।
स्पेन में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचाई। स्पेन का सेनिटेना शहर बाढ़ में डूबा नजर आया। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से रास्ते तक बंद हो गए, जिसका वीडियो भी सामने आया। स्पेन के सेटिना शहर में चारों तरफ बाढ़ का कब्जा दिखाई दिया। जिन रास्तों पर गाड़ियां दौड़ती थी वो रास्ते नदी नालों की तरह नजर आ रहे हैं। इन रास्तों पर पानी इतना तेज बह रहा था कि जैसे यहां से कोई नदी गुजर रही हो। पानी का बहाव इतना तेज था जो किसी को भी अपने साथ तिनके की तरह बहाकर ले जा सकता था, और इसीलिए लोगों ने अपने अपने घरों पर दुबके रहना ही ठीक समझा। बाढ़ की वजह से सड़कें किसी टापू की तरह नजर आईं, वहीं जो गाड़ियां बाढ़ की चपेट में आई उसे ये विनाशकारी लहरें अपने साथ बहाकर ले गईं। मेक्सिको में आई अचानक बाढ़ में कई कारें बह गई हैं। बारिश में जिस तरीके से लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है उससे संभलने का मौका तक नहीं लोगों को मिल रहा। उनकी आंखों के सामने बाढ़ बर्बादी की कहानी लिखती चली गई। तबाही भी ऐसी कि उसकी जद में जो भी आया बहता चला गया, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सैलाब मेक्सिको के रिनको डी लोपेज में आई हुई थी। रात में आई बाढ़ ने कुछ नहीं छोड़ा। वीडियो में देख सकते हैं कि जब बाढ़ के पानी की तेज धार आई तो गाड़ियों का क्या हाल हो रखा था। पानी की तेज धार से ये गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ गई, लेकिन सैलाब इतना भयंकर था कि ये गाड़ियां उसके सामने टिक नहीं पाई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ सब डूबा नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, इन तस्वीरों को देखिए कैसे पानी के बहाव में ये 3 गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि इसमें बह रही तीनों गाड़ियां बहती हुई बहुत दूर चली गईं। वहीं उसके इर्द गिर्द खड़ी गाड़ियां पानी में पूरी तरह से डूबी नजर आईं। मेक्सिको में जिस तरह का सैलाब आया था उसने थोड़ी ही देर में सब कुछ तहस नहस कर दिया, जिसके बाद वहां सिर्फ तबाही का मंजर दिख रहा था। रेगिस्तान के देश सऊदी अरब में इन दिनों भयंकर बाढ़ आई हुई है। बाढ़ ऐसी कि गली गली में इसका मंजर दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सैलाब बहता है तो वहीं कई इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। सऊदी अरब में सैलाब का ये हाल कहीं और का नहीं बल्कि धार्मिक शहर मदीना में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं कि मदीना शहर में किस तरह का सैलाब आया हुआ है। यहाँ सड़कों पर तो सैलाब बह रहा है, इसके साथ कई घर भी इस सैलाब की जद में आ गए। वहीं सैलाब कई घरों के हिस्से को तोड़ते हुए अपना रास्ता खुद बना ले रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं कि जब बाढ़ का पानी एक कार से टकराया तो उस वक्त कैसा मंजर था। वहीं मदीना में आए सैलाब की ये दूसरी तस्वीर भी देखिए। सड़कों पर बह रहा सैलाब एक कार को ही अपनी चपेट में ले लिया और फिर उसे अपने साथ वहां बहाते हुए लेते चला गया, जहां सैलाब अपना रास्ता चुनता जा रहा था। तस्वीरें देखकर यही लग रहा था कि सैलाब में ये कार काफी दूर से बहती हुई आ रही थी, और अब ये कार बहते हुए कितनी दूर चली गई इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश ने 2 छात्रों की जान ले ली है। छात्रों की कार बाढ़ के पानी में बह गई, जिससे उनकी जान चली गई। वहीं विजयवाड़ा से तबाही का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें घरों की एक मंजिल तक पानी भरा दिखाई दिया। सड़कों पर इतना ज्यादा पानी जमा हो गया कि घर के बाहर खड़ी कई लग्जरी गाड़ियां पानी में डूब गई। घर के बाहर खड़ी दर्जनों मोटरसाइकिलों ने तो जल समाधि ही ले ली हो। इसके अलावा लोगों के घरों और दुकानों के अंदर भी पानी घुस गया, जिसकी वजह से दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ और उनका व्यापार भी पूरी तरह चौपट हो गया। विजयवाड़ा में कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि कनक दुर्गा मंदिर के पास भूस्खलन की घटना भी हुई। विजयवाड़ा में शुक्रवार से तेज बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार से शुरू हुई तेज बारिश के बीच 3 जगहों पर भूस्खलन हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोगों के घायल होने की सूचना है। Z News।